वेलकम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाया जाना और भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर हुए दंगे, इसके बीच में भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत की खबर कहीं ना कहीं या तो दब गई या कहीं उतनी उठी नहीं, जिसपे इतनी जो चर्चा की जरूरत थी वैसी चर्चा नहीं हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तहव्वुर हुसैन राणा की, जिसका कि अमेरिका से भारत में एक्स्ट्राडिशन हुआ है, भारत लाया गया है। किस चीज को लेकर? 26/11 की घटना को लेकर। कहते हैं कि वो मास्टरमाइंड था 26/11 का। क्या असल में वो 26/11 का मास्टरमाइंड था या कोई और उसके तार जुड़े हुए हैं? 26/11 की घटना को तो भारत के कुछ नेता, उस समय की सरकार में कुछ नेताओं ने इसको हिंदू टेरर का नाम देने की कोशिश की थी, यहां तक कि 26/11 आरएसएस की साजिश, ऐसी किताबों के भी विमोचन में गए थे। तो सबसे पहले जिन्होंने आवाज उठाई थी वो थे कर्नल आरएसएन सिंह, जो आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपकी एक बुक है नो दी एंटी नेशनल जी। इसमें आपने 26/11 को लेकर काफी खुलासे किए थे, कैसे कैसे इन लोगों ने हिंदू टेरर बनाने की कोशिश की थी। अभी ये तहव्वुर हुसैन राणा आया है, इसमें भारत की कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है, और असल में क्या ये मास्टरमाइंड है या कोई और लोग हैं? देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। अ, जब ये घटना घटी तो मुझे याद है कि एक टाइम्स नाउ पे डिबेट हो रहा था। तो मैंने अर्नब गोस्वामी को उस समय 9 बजे का जो शो होता था उसमें मैंने कहा कि मैं आपके साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, कई सालों से। 2-4 साल तो हो ही गए थे उस समय। आज मुझे आपको 3 मिनट का अनइंटरप्टेड वक्त मुझे देना पड़ेगा, और उस 3 मिनट में ये सारा हिंदू टेरर की बात मैंने कह डाली थी, कैसे कैसे क्या हुआ। बीच में करकरे का भी जिक्र आता था, हेमंत करकरे जी का। तो मैं हमेशा पूरी वो पृष्ठभूमि उठा के देख लो, जहां जहां मैं गया, जब भी उनकी चर्चा हुई तो मैं एक बात कहता था कि उन पर आखिरी शब्द नहीं अभी बोला गया है, नहीं बोला जा सकता है। द लास्ट वर्ड ऑन हिम हैज नॉट बीन सेड। अब इसके आप इशारा समझ सकते हैं इसको। तो वहां से बात हुई, फिर मैंने एक उदय इंडिया नाम की मैगजीन है, उसमें मैंने पूरा इसका खुलासा किया कि कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे हुआ, क्या प्लानिंग हुई। अब आप पूछेंगे कि मैं किस तरह उस निष्कर्ष में पहुंचा। तो देखिए क्या है कि मुझे ये बात कहने में कोई वो नहीं है कि मेरा दो दो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, अनुभव जी है। अनुभव है। और मैं अपने विश्लेषण के लिए जाना जाता था। जाते हैं सर, हाँ, ठीक नहीं, है। मैं जब भी वहां पे था तो अगर मैं विश्लेषक नहीं होता तो मैं इतनी किताबें नहीं लिख सही पाता। बात है। और ये तो एक होता है आदमी का एक एक तो अनुभव होता है, दूसरा आपका इंटेलिजेंस माइंड क्या होता है, तीसरा क्या होता है कि कोई भी आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड ही क्यों नहीं हो, आपका जितना होराइजन बड़ा होगा आप उतना अच्छा काम कर सकेंगे। तो कोई भी, आप चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, अ, आप तभी अपने काम में अच्छा हो सकते हैं जब आपको एक होलिस्टिक व्यू हो किसी का। तो हमने होलिस्टिक व्यू लिया और मैंने ये पूरा अनरावल कर दिया था। अब बात, लोग पूछेंगे कि भाई ये तैयारी कब से हो रही थी। तो ये समझने के लिए आपको उस समय की जियो पॉलिटिक्स भी समझनी होगी,
और जियो पॉलिटिक्स ये था कि पाकिस्तान को तालिबान ने तैयार किया था, अलकायदा के भी लोग अफगानिस्तान में थे, 9/11 हुआ, 9/11 के बाद आपको मालूम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू हो गया, जो पूरा एयर पावर जो है अमेरिकन ने अनलीश कर दिया। आपको याद होगा ना कि पाकिस्तान से किस तरह से स्पेशल जहाज गए, रातों रात इनको जितना इवैक्यूएट कर सकते थे इनको इवैक्यूएट किया, कुछ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया पाकिस्तान ने। जिनको मरने के लिए छोड़ दिया, बाद में कुछ लोगों को अमेरिकन ने जब इनको प्रेशर दिया कि ये बंदों को बताओ, तो इन्होंने अमेरिकन को जाके चुगलखोरी भी की, जाकर बताया कि ये कहां पे छुपा हुआ है, उन्हीं लोगों को जिसने इसने तैयार किया था इस्लाम के नाम पे। तो जब उनको टारगेट करने लगे तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बन गया कि तुमने तो हमको इस्लाम के नाम पर ये किया था, और काफिर के से 2 जूते पड़े और तुम तो धराशायी हो गए। तो वो आज तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके नाक में दम किए हुए हैं। अब उसमें क्या था कि इनको ये भी कहा गया कि जब अमेरिकन जब इतने सीरियसली वॉर अगेंस्ट टेररिज्म ये कर रहे हैं, तो उनको कहा गया कि ये जो तमाम जो अपने तुम्हारे जो ये चट्टे बट्टे हैं ना, जो तुम्हारे इरेगुलर फोर्स हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, इन सबको आप डिसमेंटल करो, नहीं तो ये हमारे ऑपरेशंस है अफगानिस्तान में, उसके में इंटरफेयर करेंगे। तो आपने देखा होगा कि उस जमाने में लश्कर ए तोयबा ने कभी अफगानिस्तान में नहीं ऑपरेट किया था, हालांकि इनके बेसेस वगैरह रहते थे लश्कर ए तोयबा के। तो वहां से इनको कहा कि ये डिसमेंटल करो, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम इनको बोला कि तुम ऐसा करो यार, तुम उधर का फोकस छोड़ दो, इंडिया की तरफ करो, कुछ और करो, इधर कश्मीर को छोड़ के। सो दे अपना फोकस इन्होंने कराची में लाया। कराची में बैठे हुए थे, उधर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चल रहा था। तब इनको दिमाग में आया कि यार ऐसा है कि ना पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ हम क्यों, कश्मीर तक ही क्यों हम सीमित हैं। जब ये पूरी एक ग्लोबल जिहादी वॉर चल रही है, तो हमको इसका फायदा उठाना चाहिए। फोकस अमेरिकन का उधर है, तो यहां पर पाकिस्तान हिंदुस्तान में अब ग्राउंड तैयार करो। तो ग्राउंड तैयार कौन करेगा? तो इनका दामाद जो बैठा हुआ है, दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ था, दाऊद इब्राहिम के पास गए, वो तो ऐसे भी ISI का एसेट था। तो दाऊद ने बोला कि ठीक है, फिर ऐसे उसने फिर कराची प्रोजेक्ट ये बाद में हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमको ये अमेरिकन कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिहाद का जो टेंटिकल्स हैं, जो फुटप्रिंट्स हैं, उसको और सब कॉन्टिनेंट में हम बढ़ाते हैं, स्प्रेड करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं। तो कैसे करें? तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने कहा कि रेडिकलाइजेशन कैसे होता है? भाषणबाजी से ही होती है ना रेडिकलाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने एक भारत में पीस टीवी ले आए, ठीक है ना, वो जाकिर नाइक का। जाकिर नाइक रोज अपना वो देता रहा, ये भाषण देता रहा, वो रेडिकलाइज होते गए, और साउथ इंडिया तक लोग रेडिकलाइज हो गए। बांग्लादेश में जो आपको कैफे में जो हुआ था वो एक अटैक, जिसमें सारे फॉरेन टूरिस्ट मारे गए थे, उसमें एक हिंदुस्तान की भी बिटिया थी, सारे के सारे मैं गए। तो ये रेडिकलाइजेशन वहां से इस तरीके से बढ़ता गया। अब बढ़ता गया तो उसके बाद से फिर इनको फिर कहा कि अब क्या करना है। अब इस रेडिकलाइजेशन को बढ़ाने में, अब दाऊद थे, दाऊद के सारों से लिंक्स हैं, पॉलिटिशियन से हैं, ये से हैं, तो कांग्रेस में भी उसके लिंक्स हैं, और आपको मालूम है महाराष्ट्र का वो लीडर उसके साथ है, सबके दाऊद से लिंक्स है। तो वहां से फिर ये अपने लिंक्स को एक्टिवेट किया। तो आपने देखा होगा कि ये दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के शो पे एक बार गया था, और बड़ी उसने तारीफ
तारीफ की पुलें बनाई थी। तो वहां से फिर क्या होता है कि इसकी पैठ बढ़ती गई जाकिर नाइक की, यहां तक बढ़ गई कि इसने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया। अच्छा। ठीक है ना, जाकिर नाइक ने। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि सिम्मी, जो कि अंडरग्राउंड एक ऑर्गेनाइजेशन था, और सिमी में कई लोग थे। वो आपका जो एक डिफेंस मैगजीन चलाता है, ठीक है ना, उसके भी ताल्लुकात सिमी से थे। ठीक है, इन्हीं सिम्मी वालों के साथ इसका उठना बैठना था। अच्छा। आप जानते हो उस व्यक्ति को, मुंह से नाम लूंगा, जुबान गंदी नहीं हाँ, करनी, लोग उस कालिए का नाम लूंगा तो मुंह गंदा हो जाएगा। ठीक है ना, लोग समझते हैं। ठीक है ना। तो ये सिम्मी जो है वो इसको एल के आडवाणी ने, जब वो होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसको उनकी गतिविधियों के कारण उसको प्रोस्क्राइब कर दिया था उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो सिम्मी के बदले में इन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खड़ा किया। और पीएफआई आप देखते देखते आप देख रहे हैं कहां तक जाकिर नाइक का रेडिकलाइजेशन, सिम्मी का बैन होना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का खड़ा होना, साउथ इंडिया से लेके और फिर अब शाहीन बाग तक उनका आना, और अब जो वेस्ट बंगाल में जो है, अब जो देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में, वहां भी पीएफआई का रोल है। अब इन सब चीजों के बीच में ये तसव्वुर राना, और तसव्वुर राना अब क्या समझते हैं वो, ये जो ये मुल्ले देखते हैं ना आप टीवी पे, वो मदरसे छाप, वो फटीचर जिहादी नहीं है, वो पढ़ा लिखा जिहादी है, ग्लोबल सोच वाला जिहादी है। इज अ मेडिकल ग्रेजुएट। तो वो ज्यादा खतरनाक है। वो पाकिस्तान के आर्मी में वो एक मेजर था भाई, मेडिकल कोर में डॉक्टर है। और आप देखेंगे कि जितने ये अल जवाहरी, चाहे ये, आपको डॉक्टर्स बहुत मिलेंगे इसमें। यहां भी आप देखेंगे आप कि जो अल कायदा के कुछ कार्डर से सिम्मी विम्मी के पकड़े गए थे, उसमें डॉक्टर्स बहुत थे। यू विल फाइंड दिस। हाँ सर, ट्विन टावर जिन्होंने गिराया था तो पायलट ही थे। नहीं, मैं कह रहा ये डॉक्टर्स, ये मेरी किताब में ये सारी लिखी हुई है। ये बेंगलुरु में जो एक डेंटिस्ट था, एक और डॉक्टर था, कई डॉक्टर्स इसमें शामिल। तो ये आदमी भारत आता था। भारत आने के बाद ये साउथ इंडियन का टूर वो करने लगा। बेंगलुरु, कल आपने परसों अखबारों में पढ़ा होगा कि बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट वहां पर भी हुए थे एक बार, उस पर इसको इंटरोगेशन हुआ है। केरला में इसने जो ब्लास्ट करवाए थे उस पर इसका इंटरोगेशन हुआ है। ये सारे ब्लास्ट जो थे वो बस सिर्फ इनको रेडिकलाइज करने के लिए। तो ये पूरे हिंदुस्तान में ये बाद में फिर आप जो लोग कहते हैं ना, ये नालायक जो ये तमिलनाडु वाला बोलता है कि हम हिंदी क्यों सीखेगा जी, तो हम ये नहीं सीखेगा जी, तो हमको, अरे तू हिंदी नहीं सीखेगा, तेरा बाप तो जाके वहां पर सबको रेडिकलाइज कर दिया उर्दू में। जाकिर नाइक उर्दू में, वो तेरे को मंजूर है? ये जितने आप कहते हैं ना कि ये विविधताओं से भरा देश है, तो मुसलमानों के लिए भी विविधताएं नहीं है। फ्रॉम केरल टू कन्याकुमारी सब एक हैं, मतलब सोच एक है, जो एक ही साथ रेडिकलाइज होते हैं। वो चोट लगती है उनको, खाना खाता है ज्यादा वो पैलेस्टीनियन, और बदहजमी इनको होने लगती है केरला में, ठीक है ना। तो वहां पर दे ट्रांसेंड ऑल दीज वैल्यूज। तो एनीवे, ये
पूरा रेडिकलाइजेशन हो गया। ये पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता था, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसके बाद ये पेनिट्रेट कर गए दाऊद के नेटवर्क के थ्रू पॉलिटिशियंस के उसमें। पॉलिटिशियंस को ये हुआ तो फिर इनको ये ख्याल आया कि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, विदेशी महिला एंड टू एन एक्सटेंट सरदार जी को आप कम मत समझना, ठीक है ना। विदेशी महिला को ये बात समझ, उसके जो चट्टे बट्टे थे कि यार इलेक्टोरल रूट से हम नहीं आ सकते। ये 2004 में एक तुक्का लगा था, हम आ गए। इसको अगर मतलब वो रोम की महारानी को अगर यहां परमानेंटली रूल करना है, ठीक है ना, और सरदार जी जैसा कोई नौकर रखना है, तो इसको कहीं पे ये जो हिंदू कंसोलिडेशन जो हो रहा है ना, और खास करके इनको मोदी एंड इवन दोज डेज योगी से बड़ा इनको वो था कि ये दोनों पोटेंशियली हैं, तो अब तमाम उनको हटाने के रास्ते वो सब करवाए गए थे इनको, ये हिंदू कंसोलिडेशन ये करने के लिए। और फिर इन्होंने कहा कि जब ये पूरा नेटवर्क रेडिकलाइजेशन का तैयार हो गया, तब इनको लगा कि इसको क्यों ना हिंदुस्तानियों से ही अटैक करवा के और उसको इसका जामा पहना दिया, हिंदू टेरर का जामा, हिंदू टेरर। तो जगह जगह इन्होंने ब्लास्ट करवाए जो भी था, लेकिन उस लेवल पे इतने बड़े ऑपरेशंस के लिए शायद इनको हिंदुस्तान में वो नहीं मिले रिक्रूट, तो इन्होंने वहां पे और ट्रेनिंग भी देनी थी। अब इस तरह के ऑपरेशंस के लिए आप सोचो कितनी ट्रेनिंग हुई होगी इनकी कराची में, कितना बड़ा लॉजिस्टिक्स चाहिए इसको। तो लॉजिस्टिक्स के लिए क्या था, लॉजिस्टिक्स तो इन्होंने फिर टारगेट स्काउटिंग करने लगे। ये तसव्वुर राना अपनी बीबी के साथ आया, यहाँ आपके दिल्ली में भी आया, यहां भी टारगेट्स कुछ आइडेंटिफाई किए थे कि मान लो कि अगर उधर दिल्ली में नहीं होता है मुंबई, तो यहाँ कल, तो यहाँ नेशनल डिफेंस कॉलेज है, वो भी एक टारगेट था। ये सारा इन्होंने टारगेट चुनना शुरू किया, बट देन दे डिसाइडेड ऑन मुंबई, क्योंकि मुंबई में लॉजिस्टिक्स इनके लिए सबसे लाभदायक था। पहला बात कि समुद्र के थ्रू आ सकते थे, जैसे ही आपने ये किया तो पहला टारगेट आपको दिखेगा होटल ताज, ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये कर लिया आपने। तो उसके बाद इन्होंने धीरे 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 वो, और इसी बीच क्या होता है कि महाराष्ट्र में एक जगह पे कोई बजरंग दल का था, उसके दुकान में आग लग गई। अब वो उसने कहा कि मैं इंश्योरेंस के पैसे उसने क्लेम किए, इसीलिए शायद आग लगाई। तो महाराष्ट्र पुलिस को लगा कि भाई ये तो बड़ा, ये तब तक इसमें भी पेनिट्रेट कर गए थे ये, ठीक है, कि हम इसको ना कहते हैं ये बजरंग दल का था, ये बॉम्ब इकट्ठा कर रहा था और इसलिए आग लग गई, ठीक है। तो वहां से फिर हिंदू टेरर का इनको ख्याल आइडिया आया, तो इन्होंने फिर इनके आदान प्रदान, बुलाना, फंडिंग शुरू कर दिया उसने राजीव गांधी जी के लिए। फिर यहाँ के लोग गए, इन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि ना, हम तो 2009 के चुनाव में गए, इतने मतलब दहशतगर्दी हुई है पूरे इंडिया में, और हम अगर पावर से गए तो समझो कि तुम भी गए, तो कुछ करो। तो ये ठीक है, हम हमला करवा देते हैं एक, उसमें ये 8-10 लोग होंगे, और जाहिर सी बात है कि वो अफरा तफरी मचाएंगे, लेकिन अंत में तो मारा ही जाना है ना भाई, कितने देर तक आप गोली चलाते रहोगे, और सब के सब मारे जाएंगे। उनको उनको वो बना देना है, फिदाइन बना देना है। तो इन्होंने उनको बोला, साइनाइड कैप्सूल्स भी दिए थे, आई डोंट करेक्टली रिमेंबर, हाँ। तो इनको मोटिवेट किया गया, 72 हुरे मिलेंगी तेरे को, जो भी होगा, हाँ। अब पता नहीं है जो
यहाँ आपके पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग थे वो भी बाद में शायद शेयर करें, 72 हुए, मुझे नहीं मालूम है। 133 वोट की ठीक 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 है ना। तो फिर ये पूरा प्लान हुआ। तब तक पुलिस हैड बीन इन्फिल्ट्रेटेड, एवरीबडी हैड बीन इन्फिल्ट्रेटेड। ठीक है। ये हुआ, किताब की तैयारी हो गई, ये हो गया, आपको मालूम है। लॉजिस्टिक्स में जो ये बॉलीवुड का जो एक वो मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके जो बोलता है एक, ठीक है ना, उसका बेटा डेविड हेडली को पूरा उसने वो घुमाया, वो टारगेट सेलेक्ट करने में उसको ये दिया। ठीक है। अभी कैसे बच के निकला हुआ है मुझे नहीं मालूम। तो उसने किया। अब बात आती है तसव्वुर राना एंड डेविड हेडली। देखो डेविड हेडली जो है ना, वो एक दूसरे वो था, तरह का वो ऑपरेटिव था। ही वॉज इनटू नार्कोटिक्स, और फिर वो नार्कोटिक्स से फिर वो सीआईए का अप्रूवर बन गया था। वो भी मुस्लिम था ना। अरे सर छोड़ो ना, वो तो मुस्लिम, हाँ। वो तो था ही वो। हाँ, डेविड डेविड कॉलमन है हेडली, वो बिल्कुल मुसलमान था। ठीक है ना। उसका जो आई थिंक उसका कजन या अपना ही भाई, उसका इसका आपका यूसुफ रजा गिलानी का वो प्रेस एडवाइजर था। समझ रहे हो आप। उसकी फॉरेनर कोई यूरोपियन माँ थी, बाप पाकिस्तानी था। आप देखोगे कि ये ये डेविड हेडली की आंखें जो है, दोनों आंखें अलग अलग कलर की हैं। मुझे ध्यान देना पड़ेगा। देना, वेरी सेल्डम यू फाइंड दिस काइंड ऑफ दिस। तो ये सब हुआ। तो तब इनको आइडिया आया कि भाई इसके लिए इसको लिवरेज करो, कि अब तो हमला होगा, और हमले में ये सब के सब मारे जाएंगे। कुछ नहीं, हमने हिंदू टेरर बनाना है, बीजेपी आरएसएस सबको बैन करके फिर विदेशी महिला आने वाले से सब राज करेंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि लेकिन हिंदू टेरर बनाने के लिए कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसे ही आप एक बैक नहीं कह सकते हैं। लोग इस पर केवल नहीं विश्वास करेंगे कि कलावा बांध दिया और वो कर दिया। तो इन्होंने कहा कि एक है इसमें एक आर्मी ऑफिसर को इंप्लीकेट करो, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र की पुलिस में ये जो श्रीमान करकरे थे, वो इनसे वाकिफ थे, पुरोहित से, क्योंकि ये एटीएस की क्लासेस लेते थे आके। उनका जो ट्रेनिंग होता था तो इनको एज अ गेस्ट लेक्चरर इनको बुलाया जाता था वहां पे। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि इसको ये बहुत पेनिट्रेट कर चुका है एलईटी में, लश्कर ए तोयबा में। ये बड़ा खतरनाक चीज है। एक संभाजी ब्रिगेड है, उसमें भी ये पेनिट्रेट कर गया था। तो इन्होंने 2-3 काम किया। एक झूठ मूठ का एक अभिनव भारत वो था, वो 50s अर्ली 50s में ही वो बैंड हो गया, बैंड वो वो खत्म हो गया था। उसको इन्होंने फिक्टिशियस रूप से एडवाइस किया। और ये सारी चीजें जो है ना, ये कर्नल पुरोहित जो चैनल्स होते हैं उससे वो रिपोर्ट कर रहा था लगातार। और फिर इन्होंने कहा कि ये बड़ा खतरनाक आदमी हो सकता है, तो पहले तो इसको उठाओ। अब लश्कर ए तोयबा की तो महाराष्ट्र में बहुत एंट्री हो चुकी थी कस के। दुबई से कनेक्शंस थे, बहुत सारी चीजें अरबिक में होती थी। तो ये पंचमढ़ी में ये अरबिक, वो वहां पर आपको मालूम है आर्मी एजुकेशन कोर का वो है, वो लैंग्वेज कोर्सेज भी चलते हैं। तो वहां से इसको उठाया गया, इसको बोला गया। इसमें कुछ एक आर्मी का भी ऑफिसर है जिसको मैं जानता हूं, उसने मेरे साथ स्टाफ कॉलेज किया था। वो पंचमढ़ी गए, उसको बड़े प्यार से कहा
कि आप दिल्ली में आपको बुलाया है, रास्ते में ही दिल्ली न जाके उसको नहीं भोपाल से फिर इधर ले आए खंडाला। वो गाना सुना है ना, आती क्या खंडाला। हाँ, तो उसे नाचेंगे गाएंगे और करेंगे और क्या, यहां तो कुछ इनका और ही प्लान था। ये आते हैं वहां पर, फिर इन्होंने इसको पीटना शुरू कर दिया बिना कुछ इसके, खटा मारना शुरू कर दिया। ये कर्नल भी था उसमें। मारते मारते इसको बिल्कुल बेहोशी की हालत में कर दिया। फिर इसके फादर इन लॉ और इसकी वाइफ को बुलाया गया। इसको बोला गया कि तू लिख इसमें कि तू ऐसे ऐसे कर रहा था, तू इसमें इन्वॉल्व था, इसमें योगी आदित्यनाथ भी इसमें इन्वॉल्व थे, ये वो। इसने मना कर दिया। फिर इसके बुजुर्ग फादर इन लॉ को कहा कि आप लिखो कि आपका दामाद जो है आपके पुणे वाले घर से आपका गाड़ी ले गया था और उसमें ये हथियार लेके गया था। तो उसने बोला कि देखो मैं तो जिंदगी जी चुका हूं, तुम मार दो मुझे, मैं ये लिखने विखने वाला नहीं। फिर इसकी पत्नी, जो इनकी पत्नी जो थी मिसेस पुरोहित, उसने मतलब कहा कि यार तुम कैसी पैदाइश के आदमी हो यार, वो पुलिस अफसर को बोला। तब जाके वो इन लोगों ने ये किया। तो उसने कुछ लिखा विखा कुछ नहीं। उसके बाद ये अगले दिन जो, और उसमें ये करकरे महोदय भी थे और एक कोई डीजीपी से के आसपास के ही रैंक का कोई आदमी था। वो आए, बोला कि आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आप यहां से जाओ। तो बोले तुमने तो मेरे पैर तोड़ दिए, मैं जाऊं कैसे? कहते सड़क पे जाके खड़े हो जाए, कोई ना कोई लिफ्ट दे देगा तुमको, यू हिच हाइक, बट यू लीव विद इन हाफ एन आवर, नहीं तो मैं तुमको अरेस्ट कर लूंगा, दोबारा अरेस्ट कर लूंगा। अब ये चलता तो वो, उसने उस डीजीपी को बोला कि आपका घर तो उसी तरफ है ना, आप मेरे को रास्ते में वहां छोड़ देना। उसने सुना और वो चुपचाप चला गया। अब है क्या कि उसके बाद ये गया और अपने सामान जो भी थे उसको पैक करने लगा। तो जैसे ही वो सामान पैक कर रहा था, एक पुलिसकर्मी, सिपाही, उसने दरवाजा बोल्ट कर दिया अंदर से और वो उसके पैर पे गिर गया पुरोहित के, और कहा साहब आपको मेरी कसम, आप मेरे गुरु हो, आप यहां से मत जाओ। बोला देखो साहब ये 2 पिस्टल है मेरे पास, मारने की ऑर्डर, मेरे को कहा गया है कि आप जैसे ही सड़क पे निकलोगे मुझे मारने का ऑर्डर है, और ये दूसरा पिस्टल मैं आपके साथ डाल दूंगा। मैं ये हमको हुक्म मिला है। सो दिस इज हाउ पुरोहित गॉट सेव्ड। ये पूरे 26/11 का अगर आप घटनाक्रम देखें तो एक चीज समझ में आती है कि चरित्र और देशभक्ति ये यूपीएससी एग्जाम में नहीं पैदा होती। वो तो इनबिल्ट ही है सर। यूपीएससी चेयरमैन साहब को मैं ये बता रहा हूं कि जब आप इंटरव्यू लेते हैं ना इनका, तो ये भी एस्पेक्ट ध्यान में रखिएगा कि ये चरित्र, देशभक्ति या पेट्रियोटिज्म कर दें, इसका कोई सरोकार नहीं है आपके वो यूपीएससी के एग्जाम से, जनरल स्टडीज एंड हिस्ट्री पेपर एंड सोशियोलॉजी पेपर। एक सिपाही हो सकता है अपनी मां के एक अच्छी कोख से पैदा हुआ, एक सिपाही ज्यादा चरित्रवान हो सकता है, देशभक्त हो सकता है, और एक यूपीएससी से निकला हुआ छटा हुआ गंदी कोख का पैदाइश वो बदमाश हो सकता है।
देशद्रोही हो सकता है। और यहां पर दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एक ओम्बले, एक ओम्बले जिसने जान बचाई, 22-24 गोलियां उसके छाती में, उसने छोड़ा नहीं उसको, अजमल कसाब को। तो ये और यहां पर ये जिसने पुरोहित की जान बचाई, तो वहां भी आपको रोल देखने को मिला कि अफसर बिक गया था, ये नहीं बिका। वहां भी अफसर बिक गया था, ये नहीं बिका। ठीक है। अब दो सवाल आते हैं आपके पास। आप ये बताइए कि ये दिग्विजय सिंह कहता है कि मैं करकरे से मैं डेली बेसिस पे बात करता था, करके में महाराष्ट्र का रहने वाला। ठीक है। इसके पहले वो जिस संगठन में मैं था वहां भी था, ये वहां भी बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर था। ठीक है। किस कैपेसिटी में तो बात कर रहा था उससे? ऑफिशियली तो दिग्विजय सिंह किसका? वो मिडिल रैंक का ऑफिसर था। ठीक है ना भाई, अगर उसने कोई चीज रिपोर्ट करनी है तो अपने चैनल से करेगा ना, कि दिग्विजय सिंह से बात करेगा। दिग्विजय सिंह तो उस समय और दूसरा है, काइंडली आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख लो करकरे का, करकरे साहब का। जो बुलेट्स उसके ट्रैवल किए हैं, मान लीजिए जब गोलीबारी हो रही है और इस पर कोई फायर कर रहा है तो बुलेट्स ऐसे लगेंगे ना, ऐसे इधर से जाएंगे इधर से निकलेंगे। उसके जितने बुलेट्स हैं एक जगह से फायर हुए हैं, मतलब तकरीबन इस एरिया से, और ऐसे करके ट्रैवल करके गए। यानी कि जब ये गाड़ी में बैठा हुआ था तो पीछे से ही किसी ने एक के बाद एक गोली मारी है इसको। तो आपको जाहिर सी बात है। सो ये उसके बाद इन्होंने कहा कि इसको पकड़ लिया। ठीक है। और फिर साध्वी प्रज्ञा को कर दिया। उसके बाद असीमानंद। तो क्या है कि भूमिका तैयार कर दी थी, भूमिका, अरे कि हिंदू चाहे वो वर्दी में हो, ये कितनी खतरनाक ये लोग हैं, खतरनाक कौम है। एक वर्दी वाला, एक साध्वी गेरुआ पहनने वाली, वस्त्र पहनने वाली, एक स्वामी असीमानंद 80 साल का। अब असीमानंद के बारे में इनको प्रॉब्लम होने लगा कि ये हम कैसे साबित करें इसको। तो ये इन्होंने कहानी बनाई कि हैदराबाद जेल में ये था और इसने एक मुसलमान लड़का था, उसने इसकी इतनी सेवा की कि उसने उसको ग्लानि हुई और उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो सब मान गया। उसने कहा मेरा तो कोई हृदय परिवर्तन ही नहीं हुआ, क्योंकि परिवर्तन का क्या ये था जब हमारा कुछ रोल ही नहीं है। तो ये पूरी कहानी यहां पर मैंने इसका जो षड्यंत्र था वो उस पे होते हैं। अब मैं आता हूं कि 26/11 के समय पाकिस्तान में क्या हो रहा था और हिंदुस्तान में क्या रहा था। अब मिली भगत का आप देख लो। ये तो मिली भगत आपको मैंने दिखा दिया, हिंदू टेरर बनाने की क्या था। हाँ। 26/11 को सर, 24 नवंबर 2008 को एक डेलीगेशन, सॉरी इसके पहले मैं एक बहुत कई लोग ये कहते हैं ना कि अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अजमल कसाब को अगर उसको एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ था तो वो था उसी में से एक देशभक्त पुलिस अफसर राकेश मारिया। राकेश मारिया ने उसकी इंटरोगेशन की तो पहले तो देखा कि उसके जेब से जब वो सब निकाला तो उसमें एक विजिटिंग कार्ड था, समीर चौधरी, बेंगलुरु। ठीक है, पूरा कलेवा वलेवा बांधा हुआ है उसमें। फिर थोड़ा उसको जब अच्छी खातिरदारी हुई तो उसने सब कुछ बता दिया। सो इट वाज राकेश मारिया जिनके कारण ये मतलब ये प्रूफ हुआ
कि ये हिंदू नहीं, भारत का हिंदू नहीं बल्कि पाकिस्तान का ये जिहादी। ठीक है, नहीं तो ये भी अब मैं कहा कि पाकिस्तान में क्या होता है, भारत में क्या। 24 नवंबर 2008 को एक डेलीगेशन यहां से जाती है पाकिस्तान। उस डेलीगेशन का मुखिया कौन है? होम सेक्रेटरी, उसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी, 9 मेंबर कोई डेलीगेशन था उसमें। ठीक है, कई लोग थे। आखिरी में एक मंत्री के कहने पे एक बंदा उस डेलीगेशन के साथ जुड़ जाता है, और उसमें आपका वो आईबी का वो राजेंद्र कुमार भी था। अब हुआ क्या कि ये इनकी खातिरदारी हुई। ये इनको लौटना था 26 तारीख को। देखिए, सीधा कॉन्स्पिरेसी। 26 तारीख को इनको लौटना था, 26 तारीख को अटैक भी होना था। तो इनको कहा गया कि अरे बड़ा मजा आया आपके साथ, तो क्या बात है, मतलब हिंद है, अमन की आशा, हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद है। आप एक बार और रुक जाइए, अरे अभी ऑफिशियल काम तो हो गया ना हमारी बात। हम मरी चलते हैं, मरी। मरी एक 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इस्लामाबाद। बोला वहां चलते हैं, बैठ के बियर शेयर पिएंगे, वहां पर ये करेंगे। साहब हमले हो रहे हैं, ये लोग मरी में बियर पी रहे हैं अपना। ठीक है, और इनको कख नहीं मालूम, वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं। पूरा वार रूम ही हाईजैक, पूरा वॉर रूम जो है वहां बैठा हुआ है, वहां बैठा हुआ है। अब वॉर रूम यहाँ की खाली, जो भी होगा उसमें जो ऑफिशियल्स थे, क्योंकि भाई इस ऐसे उसमें एमएचए का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है ना, डिफेंस एमओडी तो बाद में आती है। ठीक है, अब वॉर रूम खाली, और जो गृह मंत्री थे उनको सिर्फ ये था कि भाई हमको अच्छा दिखना चाहिए, तो वो कपड़े पे कपड़े बदले जा रहे थे। ठीक है, उसमें से राजेंद्र कुमार साहब को लगता है, मुझे उनको इल्म हो गई थी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। सिस्टम जो भी है पता, कुछ तो आईबी का आदमी है ना, विल बी मोर सेंसिटाइज। वो ब्यूरोक्रेट तो है नहीं, सोचने का तरीका अलग होता है। वो यहाँ पे उसके आने के बाद ये लोग इसके पीछे पड़ गए, राजेंद्र कुमार के पीछे। याद है ना वो। तो ये था पाकिस्तान में हो रहा था। अब आइए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा था। हिंदुस्तान में वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, शाह महमूद कुरैशी, ठीक है, वो यहां फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, वहां पे भारत का दौरा है। बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान का विदेश मंत्री जब हो तो इट्स अ बिग डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है ना। अब उनके खातिरदारी के लिए, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए जो भी है, फिर वहां जो हमारे हाई कमिश्नर थे सत्यव्रत पाल, वो भी वहां से चले पाकिस्तान से। तो सत्यव्रत पाल को तो यहां होना चाहिए था, वहां होना चाहिए था, वो जो खातिरदारी हो रही थी। अब चलिए यहां पर आ गए, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक वो भी शायद जरूरी हो, तो वो यहां आए। और फिर ये हुआ कि भाई अब भारत के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी से इनकी मीटिंग होगी, और एक नॉर्मल कर्टसी होता है कि आप एक डिनर देते हैं अपने काउंटर पार्ट के लिए। ठीक है ना। हम भी जब डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस में जाते थे तो ये कर्टसी होता है कि जो भी आपका जो होस्ट का जो ये है वो आपको डिनर देते हैं। आपका हाई कमीशन भी बुलाता है डिनर के लिए। तो प्रणब दा ने इसको डिनर के लिए नहीं बुलाया, दावत दी। पता नहीं उनको लगता है कोई प्रीमोनिशन था कुछ,
कुछ सेंस कर लिया था। तो उनसे लोगों ने पूछा, बोला ऐसे भी वो चंडीगढ़ में हमारा कल कुछ मीटिंग है, वो जहां वो आने वाला वहां मिल लेंगे। तो उसको चाय वाय पिलाया। तो जब ये अटैक हुआ। नहीं, ये हाँ अटैक जब हुआ तो ये एक हिंदू की एक वो है जर्नलिस्ट है, आप जानते हैं, सुभाषनी हैदर, उसको ये इंटरव्यू दे रहे थे। फिर किसी ने, उस समय वहां के पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का नाम था शाहिद मलिक, तो शाहिद मलिक ने से कुछ जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये बताइए कि प्रणब दा ने क्यों नहीं बुलाया डिनर पे। तो बड़े क्षुब्ध होके, क्या कोई बात नहीं, दो नहीं बुलाया, हम विम्पी में खाना खिलाएंगे, रेस्टोरेंट में, विम्पी रेस्तरां में, जो भी था। फिर अल्टीमेटली वो डिनर जो है वो शाहिद मलिक के घर में होती है, हमले हो रहे हैं, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन बैठे हुए थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। 26 को हमले हुए, 27 तारीख को ये यहीं पे दिल्ली में विमेन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो विमेन प्रेस जो विमेन जर्नलिस्ट का जो वो है उसका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शाह महमूद कुरैशी, बगल में शाहिद मलिक, ठीक है, हमारे भी कुछ लोग थे, ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस देने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका विजिट था आगरा, जयपुर, ये चंडीगढ़, ये कोई विजिट कैंसिल नहीं हुआ था। अच्छा। इट वॉज एज प्लान, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। तो इतने में कोई फोन आया, शाहिद मलिक के पास, और वो फोन था कयानी का। कयानी बोला कि सुनो, ये कल जरदारी ने बकवास किया है कि डीजी आईएसआई को भेजेगा वो हम लोग की तहकीकात करने, डीजी आईएसआई शुजा पाशा, तुम स्टेटमेंट दो कि ये इसको रिट्रैक्ट करो, ठीक है। तो आपको तो मालूम है पाकिस्तान में आर्मी की चलती है, मे बी पुअर चैप जरदारी डिडंट नो ऑल्सो ये सब जो हो रहा था, ठीक है। तो उसने ये बात कही। उसी के थोड़ी देर के बाद फिर प्रणब मुखर्जी का फोन आया। उसने कहा कि इसको बोलो कि बोरिया बिस्तर बांध के वापस आ जाओ फटाफट। हाँ, वापस बोला, भागो यहां से, भागो। हाँ। अभी चार्टर्ड एयरक्राफ्ट मैं तैयार कर रहा हूं, बोलो कि जाएगा। और ये फिर पता चला कि नहीं, कोई पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई जहाज, इनको डर लगा हो कि कोई ठोक ना दे साला बीच में ही ये क्या। तो ये वहां से ये गया। अब मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्या हुआ। ये पूरे बिहेवियर पैटर्न से आपको क्या लगता है, चाहे हमारे जो वॉर रूम हो, हमारे जो अधिकारी हों, और वहां के जो अधिकारी हैं, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको बिल्कुल इत्मीनान था कि हम जो चाहते थे वो हो गया। हिंदू टेरर बन गया, लोग मारे गए हैं जो ये है। और इसी इत्मीनान के कारण ये शाह महमूद कुरैशी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने वॉरफेयर में स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन देखा है। कई बार लोग ऐसे होते, जैसे वाजपेयी साहब वहां थे तो चाइना ने वियतनाम पे अटैक कर दिया था। त्योहार के दिन आप अटैक करते हो, जैसे यम कपूर वॉर हुआ था। तो बहुत तरह के स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन होते हैं, लेकिन हमने एक टेररिस्ट अटैक बाय टू फैसिलिटेट अटैक बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, ये मैंने इस तरह का स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन मैंने नहीं देखा, ना सुना। इसलिए आने वाले समय में
और ये एक बहुत बड़ा विश्लेषण का मुद्दा होगा, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता देता हूं कि ह्यूमन हिस्ट्री में इससे बड़ा आपको कॉन्स्पिरेसी, सही बात है सर। या इससे बड़ा नहीं तो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी, ठीक है ना। और तब हमको ये कहते हैं ना कि दहशतगर्द दहशतगर्द क्या, तो हम उनसे पूछते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं कि टेररिज्म का कोई ये नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। अरे लेकिन ऑब्जेक्टिव तो होता है ना यार, वो हर टेररिज्म का कोई ऑब्जेक्टिव तो होता है भाई। जिहादी टेररिज्म का क्या ऑब्जेक्टिव है? काफिरों को हटाओ है। मुझे तो एड्स हो गई, मैं कन्वर्ट कर गया, ये हिंदू क्यों नहीं कन्वर्ट किया? आधी तो बीमारी हमारे सब कॉन्टिनेंट में यही है, है? ठीक है, तुम हमारी तरह क्यों नहीं चंडाल निकले? तो कोई तो ऑब्जेक्टिव रहता है ना यार। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका ऑब्जेक्टिव था ये पूरे ये मुंबई 26/11 अटैक्स का, कि एक ऐसे रेजीम को लाना जिससे कि वो अपना जिहादी एजेंडा जो है वो परपेचुएट कर सके। दूसरी बात मैं आपसे एक चीज, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलिटिको रिलीजियस टेररिज्म, इसको बोलते हैं, ठीक है। फैसिलिटेटर्स थे, अब ये राणा जो है ये सारे फैसिलिटेटर्स के नाम लेगा, ठीक है। हाँ। दूसरी एक बहुत अहम बात ये है कि इसमें इन्होंने माओवादियों का भी साथ लिया था। जब ये होता है, आप देखोगे मेरी किताब में भी लिखी हुई है, और वो नक्शा जो मैंने बनाया था इंडियन फॉल्ट लाइन का, तो आपने देखा होगा कि जो जिहाद जैसे कश्मीर से इधर से आ रहा है, ठीक है ना, जिहादी कॉरिडोर, और ये फिर आपका रेड कॉरिडोर, ये कैसे आपस में आके ये मिल रहे हैं। रेड कॉरिडोर से अगर आप देखें तो ये जितने बांग्लादेश बेस्ड ये हैं आपके ग्लोबल जिहादी ग्रुप्स हैं, वो सब इसमें फीड इन कर रहे हैं माओइस्ट कॉरिडोर को। तो उन्हीं दिनों ने इन्होंने पैसा वैसा दिया काफी माओवादियों को, और सबके जो कई ग्रुप्स उस समय बने हुए थे उन्हें उनको इकट्ठा किया, और फिर माओवादी भी एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए, सीपीआई माओइस्ट के अम्ब्रेला में, तो वो सब भी हुआ इसमें। तो और विदेशी महिला का, उसके आपको तो मालूम है कि उनकी नजदीकियां कैसी हैं, मतलब अर्बन नक्सल्स और सीपीआई माओइस्ट की। तो ये सर आपको मैं बता दूं कि ओवर द इयर्स एक ऐसा इकोसिस्टम इंडिया में बन गया था जो कि इस कंट्री को अंदर से इम्प्लोड करवाने में या इसका हिंदू कैरेक्टर खत्म करने में उसका बहुत बड़ा, मतलब वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बन रही थी, फैल रही थी। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अब धीरे 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 जब वो श्रिंक करने लगी, तो फिर इन्होंने जब काफी श्रिंक कर गई तो एक भय पैदा हुआ, और इसलिए इन्होंने बाहर के एलिमेंट्स को इन्होंने दावत दी कि भैया आके हमला करो यहाँ पे। चाइना के साथ एमओयू साइन किया, हो सकता है उस एमओयू में भी कुछ हमले की बात हो सर, हु नोस सर, सही बात है। दूसरा, आप ये बताओ कि आप इतने बड़ा एक दुनिया का सबसे बड़ा जिहादी मैरीटाइम अटैक आप करो इस स्केल पे, और स्केल क्या है पूरी दुनिया देख रही भाई, कि बॉम्बे के मुंबई के स्टेशन पर, मुंबई के चवाड हाउस में, मुंबई के इतने आइकॉनिक होटल पे
जहां पर इतने फॉरेनर हो, सबका ये हो रहा है। तो पूरी दुनिया के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी ये। तो अगर आप इसको उस स्केल पे देखो, आप, इट इज ह्यूमंगस। तो क्या पाकिस्तान को ये डर नहीं था कि भारत की तरफ से कोई रिटेलिएशन होगा? बिल्कुल होना चाहिए। डर नहीं, उनको डर नहीं था, वरना शाह मोहम्मद कुरैशी यहाँ की बैठा होता, यहां बिहेवियर उसका ऐसा नहीं होता। हाँ। इसका मतलब कि उसको श्योर किया गया था, कर ले हमला, हम कुछ नहीं करेंगे। और अमेरिकन भी कहीं दूर नहीं थे, अफगानिस्तान में थे, ऑपरेशन कर रहे थे। बिल्कुल। तो इसका मतलब है ना कि somebody must have given them assurance, ठीक है ना, कि कोई बात नहीं, तू आजा, हम अपना वॉर रूम वहां भेज देंगे, तू यहाँ ना मजे लो, यहाँ पे हमला हो जाएगा, फिर हम एक बार पावर में आ जाएंगे, फिर क्या, फिर तो तुम्हारा, फिर वो पार्लियामेंट में हफीज साहब बोला था ना, फिर यहाँ हफीज साहब का रूल हो जाएगा। और विदेशी महिला का मुझे क्या करना है, मुझे पैसे चाहिए, मेरा ये बेटा, मेरे को प्राइम मिनिस्टर चाहिए, बस दो ही चीज चाहिए, बाकी भाड़ में जाए हिंदुस्तान, भाड़ में जाए भारत का अस्तित्व, भाड़ में जाए नेशनलिज्म। ये है पूरी कहानी। मतलब कि तवोर हुसैन राणा का भारत में आना कई राज खोलेगा, बिल्कुल क्लियर है, खास तौर पे इन पॉलिटिशियंस के। एक तो वो पूरा आईएसआई का नेटवर्क है, मतलब जो मैं उम्मीद करता हूं वो अनराइवल करेगा, किस पॉलिटिशियन का क्या हाथ है वो, और कर भी रहा होगा वो, मुझे मालूम है। इंटरोगेशन को सस्टेन करना कोई नहीं कर पाता है, वो करेगा। लेकिन हमारे यही है कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन चीजों को पब्लिक करेगी, क्योंकि जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसमें किसी की जरूरत ना हो कि वो देश में आकर, इतना बड़ा देश, एक विदेशी महिला बाहर से आके और इतना बड़ा वो षड्यंत्र खेल दे देश के साथ। और साथ तो मिल ही जाता है सबका। सर ने बहुत अच्छी तरीके से 26/11 की असल पृष्ठभूमि समझा दी है। अब तवोर हुसैन राणा के इंटरोगेशन में क्या क्या निकल के आएगा, जैसे सर ने बताया कि अगर पब्लिकली ये बातें आएंगी तो ज्यादा जागरूकता फैलेगी। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या क्या होता है। थैंक यू सर, थैंक यू।